नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएम केयर्स फंड पे। ये पीएम केयर्स फंड क्या है और किसकी केयर करता है और ये फंड बनाया क्यों गया था और अब इसकी क्या जरूरत है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 48 घंटे के लॉकडाउन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी एक पीएम केयर फंड की घोषणा करते हैं। उसमें 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा प्राइवेट फंड के नाम पर लेते हैं। ये सारा पैसा सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, गवर्नमेंट बैंक्स का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, हमारी नवरत्न कंपनियों का और कुछ प्राइवेट कंपनियों का भी। और इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी होता है, जिसमें वो चाइनीज कंपनियां जो इंडिया में कार्यरत हैं, चाहे वो हुवे हो, चाहे वो सेलुलर फोन्स बनाने वाली कंपनियां हो, वो सब उसमें शामिल होती हैं। पूछना ये चाहिए कि ये अभी तक फंड क्यों बना हुआ है और उसमें पैसा या कंट्रीब्यूशन अभी तक कंपनियां क्यों डाल रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज्यादा बड़ा स्कैम है, क्योंकि पीएम केयर फंड में अभी तक 912 करोड़ रुपए इसी वित्तीय वर्ष में पैसा आ चुका है। हालांकि मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित इस चार्ट में 2019-20 में टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 3,076 करोड़ रुपए की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन 39 करोड़ रुपए की। 2020-21 वित्तीय वर्ष में 7,183.77 करोड़ रुपए की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन 494.93 करोड़ रुपए की। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 1,896 करोड़ रुपए की और फॉरेन कंट्रीब्यूशन 40 करोड़ 12 लाख रुपए की। और 2022-23 वित्तीय वर्ष में 909 करोड़ 64 लाख रुपए की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन 2.57 करोड़ रुपीस। टोटल 13,067 करोड़ 2 लाख रुपए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन 538 करोड़ 1 लाख रुपए। ये कंट्रीब्यूशन टू द फंड है। हालांकि 2000 अगर हम 21-22 की बात करें तो 2022 में 31 जनवरी को एक पीआईएल की रिप्लाई में कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि पीएम केयर फंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत नहीं बना है और कोई भी लॉज पार्लियामेंट के जो हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के, उन्होंने इसको नहीं बनाया है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट ने हलफनामा दाखिल किया कि ये एक प्राइवेट फंड है और पीएम केयर के नाम से चलता है। ये एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं, इसके केयर टेकर्स हैं और वही इस फंड को चलाते हैं। हालांकि सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर ये प्राइवेट फंड है तो गवर्नमेंट के जो सीएसआर फंड्स हैं, जिनको सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और गरीबों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो पीएम केयर फंड में क्यों कार्यरत हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैंने आपको बताया जैसे कि पीएम केयर किसके लिए खड़ा है, किसकी केयर कर रहा है, इसका सवाल जो है, इसका जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। इस वित्तीय वर्ष में 912 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन कोविड पेंडेमिक के बाद उनको मिला है। 2 साल की ऑडिटेड रिपोर्ट्स भी जो है वो दाखिल नहीं हुई थी। अब जो 2022-23 और 23-24 की दाखिल हुई हैं रिपोर्ट्स, उसमें ये बात सामने आई है कि 912 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन पीएम केयर फंड को कोविड पैंडेमिक के लिए मिली है और पीएम केयर फंड को टोटल इसमें से 909.64 करोड़ रुपए जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है और 2 करोड़ 57 लाख रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन वित्तीय वर्ष 22-23 में मिला है। ये लेटेस्ट ईयर की ऑडिटेड अकाउंट हैं। 2024 वित्तीय वर्ष के अभी ऑडिट अकाउंट नहीं हुए हैं, तो मैं आपको इस साल के ऑडिट अकाउंट जब होंगे अगले साल अप्रैल या मई में बता सकता हूं, क्योंकि 2 साल के अकाउंट जो 22-23 और 21-22 के हुए वो भी डिलेड थे। अब इसका नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसको पीएम केयर फंड कहा गया है। इसमें 170.38 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, जिसमें से 154 करोड़ रुपए रेगुलर अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम आई है और 16 करोड़ 7 लाख रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट की आई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पीएम केयर फंड में ये पैसा इंटरेस्ट कमा रहा है, ये पैसा रेगुलर अकाउंट में पड़ा है, इसको पीएम डिजास्टर रिलीफ फंड से या पीएम रिलीफ डिजास्टर फंड में क्यों नहीं मर्ज कर दिया जाता? ये कोविड 19 के जो चीजें थी, अब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि कोविड 19 में जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप मर गए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये फंड बनाया गया था। कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए जो कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स या हेल्थ सेवाएं या हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए ये फंड बनाया गया था। कोविड 19 के खत्म होने के बाद हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन सर्विसेज वहीं की वहीं खड़ी हैं, तो इस फंड का पैसा वहीं का वहीं क्यों पड़ा है? प्रधानमंत्री के नाम से ये फंड लिया गया, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने इसमें फंड दिया, टाटा की ग्रुप कंपनीज ने, रिलायंस की ग्रुप कंपनीज ने, अदानी की ग्रुप कंपनीज में। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज्यादा बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। अगर हम इसकी
और कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो 225 करोड़ रुपए के रिफंड अलग अलग रिसोर्सेज से इनको प्राप्त हुए, जिसमें 202 करोड़ का रेफरेंस जो रिफंड था वो प्रोक्योरमेंट 50,000 जो मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिए गए थे इस फंड के द्वारा, उसका 202 करोड़ रुपए का रिफंड भी इस 225 करोड़ के रिफंड में शामिल है। हालांकि उन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या वेंटिलेटर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंटर और स्टेट और यूटीज के दिए गए, अगर उन हॉस्पिटल का ऑडिट करा जाए तो समझ में आएगा कि कितने वेंटिलेटर्स या कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स असली में कार्यरत हैं और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स काम में नहीं लाए जा रहे हैं। उससे भी ये तय हो जाएगा कि ये पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर पेमेंट्स और डिसबर्सल्स की बात करें तो पीएम केयर फंड में टोटल अमाउंट 429 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो अभी लेटेस्ट उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट फाइल की है, उसमें 439 करोड़ रुपए जो है वो डिसबर्स किए गए हैं, जिसमें से 346 करोड़ रुपए बच्चों के, जैसे मैंने आपको कहा कि जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए किए गए, और 91.87 करोड़ रुपए 99,986 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को सोर्स करने के लिए प्रोक्योर किए गए। अब इनकी जो 99,986 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में किन हॉस्पिटल्स में, किन सरकारी अस्पतालों में, स्टेट के अस्पतालों में या यूटी के अस्पतालों में दिए गए, इसका ब्यौरा अभी उन ऑडिटेड रिपोर्ट्स में नहीं है। 1.151 करोड़ रुपए यानी कि 1,51,00,000 रुपए जो है कंट्रीब्यूशन का रिफंड आया है, और 24,000 रुपए लीगल चार्जेस से लेके और 278 रुपए बैंक चार्जेस और एसएमएस चार्जेस का भी खर्चा बुक किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की क्लोजिंग में पीएम केयर फंड का अब जो टोटल कॉर्पस है वो 6,284 करोड़ रुपए का है, जिसमें 16% हायर है पिछले साल से, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इनकम भी अर्न हुई है। जो डिपॉजिट अकाउंट्स थे पिछले साल उसका बैलेंस 5,416 करोड़ रुपए था, इस साल 6,284 करोड़ रुपए है। इसका मतलब यह है कि उनका जो खर्चा है, जो व्यय है, वो इनकम से कम है। जो इंटरेस्ट इनकम वो अर्न कर रहा है फंड, उससे कम खर्चा कर रहा है पीएम केयर फंड। क्लोजिंग बैलेंस जो है 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 7,014 करोड़ रुपए था और 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 3,077 करोड़ रुपए था। ये रेफरेंस के लिए है। पीएम केयर फंड को टोटल अभी तक, अगर हम टोटल आकलन जैसे मैंने आपको टेबल में दिखाया, 13,605 करोड़ रुपए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें 13,067 जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन 538 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर 13,605 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन पीएम केयर फंड को अभी तक प्राप्त हुआ है। ये 4 साल का ब्यौरा है 2019-20 से 2022-23 का। इसमें 565 करोड़ रुपए की पूरे 5 साल की इंटरेस्ट इनकम अर्न की है उन्होंने। पीएम केयर फंड जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 न्यू दिल्ली ऑन मार्च 27, 2020 बनाया गया था। आपको ज्ञात होगा 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 27 मार्च को पीएम केयर फंड की अनाउंसमेंट हुई थी, और उसमें कोविड-19 के पैंडेमिक से लड़ने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सप्लाई करने के लिए, और जो दवाइयां, जो एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं मिल रही थी उस समय, जो पेशेंट्स थे उनको सांस की बीमारी थी और उसके लिए जो दवाइयां बहुत महंगी, रेमडेसिविर जैसी दवाइयां इतनी महंगी मिल रही थी, 500 रुपए की दवाई 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 में मिल रही थी, तो उनको मुहैया कराने के लिए ये कोविड-19 फंड कराया गया था। इसका डेडिकेटेड फंड था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी इमरजेंसी हो, डिस्ट्रेस सिचुएशन हो, उससे जूझने के लिए और उसके बाद उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों को ये खड़ा किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है पीएम केयर फंड के, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं, और प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द पीएम केयर फंड उन्होंने नॉमिनेट किया था उस समय जस्टिस केटी थॉमस रिटायर्ड एंड करिया मुंडा को ट्रस्टी के भी तौर पर उनको ये दिया गया था। फंड की जो वेबसाइट है वो ये कहती है कि डोनेशन जो पीएम केयर फंड की है वो क्वालिफाई करती है 80G बेनिफिट के लिए, जिसमें 100% एग्जम्पशन मिलती है आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। डोनेशन जो है पीएम केयर फंड की वो क्वालिफाई करती है अकाउंटेड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सीएसआर के लिए जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी कंट्रीब्यूशन कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर इसमें पीएम केयर फंड में करते हैं, उस कंट्रीब्यूशन को सीएसआर माना जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हालांकि सीएसआर जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय बनाया गया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आप एक अर्निंग का हिस्सा जो है वो सोशल कामों में लगाएं, बच्चों के एजुकेशन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, उनके रहन सहन और बहुत सारा और चीजें भी उसमें नोटिफाई की गई थी। इस पैसे को पीएम केयर फंड में लेके जिन कामों के लिए
सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, स्कूल्स चलाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स पैसा खर्च कर रहे थे, उसमें से ये घात लगाई गई और पीएम केयर फंड में ये पैसा लिया गया। हालाँकि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का अगर बात करें, तो पीएम केयर फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ऑपोजिशन ये भी सवाल पूछती है कि इसका नाम पीएम केयर फंड क्यों है? क्योंकि ये लोग जो कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, उनको ये उनको ये भ्रम देता है कि ये फंड वो सरकार को दे रहे हैं। हालाँकि वो सरकार को नहीं, वो मोदी जी के एक प्राइवेट फंड में वो पैसा जा रहा है। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स और नामचीन लोगों ने भी पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराया ताकि वो मोदी जी के आँख के तारे बने रहें। हालाँकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड करते हैं मोदी जी, उसमें वो अलाउ नहीं होते कि इस तरीके के फंड को वो मैनेज करें। हालाँकि सेंटर ने पीएम केयर फंड के लिए हाई कोर्ट में जो जवाब दिया, उसमें ये कहा था कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर आरटीआई, तो इसलिए कोई भी सूचना आरटीआई के ज़रिए इस फंड के बारे में नहीं दी जा सकती और वो सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन एक्सेप्ट करता है। पर सीएसआर में आप जानते हैं कि सरकारी अफसरों को अगर पीएमओ से फ़ोन जाएगा, तो ये कौन मना करेगा कि पीएम केयर में फंड में पैसा नहीं देगा। तो अपनी पोज़ीशन का गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज़ करना और सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह में से एक-एक दिन की तनख्वाह काट लेना, ये काम सरकारी इंस्टीट्यूशंस ने किया, यूनिवर्सिटीज़ ने किया और एक दिन की तनख्वाह काट के वो पैसा इकट्ठा करके पीएम केयर फंड में दिया गया। सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या किसी लॉ के अंडर, ना पार्लियामेंट ना किसी स्टेट के लेजिस्लेशन में बनाया गया है और इसलिए इसको एज अ स्टेट फंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता और अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी ट्रांसपेरेंसी और फंक्शनिंग के लिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत नहीं दे सकते। ये सेंटर ने हलफनामा दाखिल करके दिल्ली हाई कोर्ट में जनवरी फर्स्ट फरवरी 2023 में, 31 जनवरी को उन्होंने दाखिल किया था हलफनामा 2023 में। अब ये मैटर जो है डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस की उस समय सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की थी, जैसे कि मैंने आपको बोला, और सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान जो पीआई लिटिगेंट थे, उन्होंने सबमिट किया था कि रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन मेड टू द जनरल पब्लिक बाय हाई पब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज और उसके अंडर अब ये आरटीआई के अंदर कवर नहीं होता। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नेचुरल रिलीफ फंड जो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड होता है, वो नेचुरल डिजास्टर्स, क्लैमिटीज, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड, सुनामी सबसे डील करता है और पीएनआरएफ फंड जो है वो एसिड अटैक विक्टिम्स, कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, इन सब चीजों के लिए भी डील करता है। पीएम केयर फंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोविड-19 पर्पस के लिए यूज करता है। अब जब उसका पर्पस ही खत्म हो गया तो फिर वो अभी क्यों कार्यरत है, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। हालांकि उनके जो ऑडिट हुए अकाउंट्स, पिछले 2 साल के डिलेड अकाउंट्स पीएम केयर फंड के फाइनेंशियल ईयर 2023 में 22-23 में अब पोर्टल पे उपलब्ध हैं, जिनकी जानकारी के तहत मैंने आपको सूचना दी। प्राइवेट ऑडिट और इशुएंस ऑफ रिसीट्स उस ऑडिट रिपोर्ट में दाखिल हैं, उनका जमा खर्चा, कहाँ-कहाँ पैसा गया, किससे आया, वो सब चीजें अब उनके पोर्टल पे उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी एग्री किया था कि वो डोनेशंस की रिसीट्स इशू करना शुरू करेंगे। जून 2020 में प्राइवेट फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएआरसी और एसोसिएशन ने ये अपॉइंट किए गए थे ऑडिटर्स जो पीएम केयर फंड को 3 साल के लिए ऑडिट करते थे। पर अब जो स्टेटमेंट आई है 2022-23 की, चौथे साल की, उसमें भी ऑडिट एसएआरसी एंड एसोसिएट्स ने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। जब ट्रस्टी ऑफ द फंड ने 23/4/2020 में 3 साल के लिए एसएआरसी एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया था, तो फिर चौथे साल का ऑडिट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ऑडिट और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ऑडिट जो है वो एसएआरसी कैसे कर सकती है? क्या उनकी जो बोर्ड रेजोल्यूशन की मीटिंग है उसमें एसएआरसी को दोबारा 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया? इस पर अभी कोई सूचना पब्लिक फोरम में उपलब्ध नहीं है और दर्शकों को मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड, जिसको पीएमएनआरएफ भी कहा जाता है, ऑडिटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 की और फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अभी तक पोर्टल पे मिसिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर जो पीएम केयर्स फंड है या नेचुरल रिलीफ फंड है, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स उसके ऑडिट टाइम पे क्यों नहीं हो रहे हैं और पैसे का लेखा जोखा जिस तरीके से 6500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में पड़ा है, ऑपोजिशन ये कहती है कि इस फंड को पीएम नेचुरल रिलीफ फंड में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। कोविड-19 के चलते जो भी
वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या कोविड-19 में जो परिवार जो हैं वो विस्थापित हो गए, उनकी स्थापना के लिए पीएम नेचुरल रिलीफ फंड से भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा पारदर्शी है, उस पे आरटीआई लगा के आप लेखा-जोखा ले सकते हैं। और पीएम केयर फंड सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपने जो अपने पर्पस में जिसको वो चाहें, वो पर्पस में पैसा यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि वो सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा है, लोगों की तनख्वाह का पैसा है, सरकारी तनख्वाह जो लोग कमाते हैं उसका पैसा है। तो उनको पारदर्शिता के लिए इस फंड को खत्म कर देना चाहिए और पीएम नेचुरल रिलीफ फंड जो बहुत समय से चलता आ रहा है, उसी में इसको मर्ज कर देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कार्यक्रम आज का पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हम पारदर्शी तरीके से सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। शुक्रिया।